नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहे 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा अहम चुनाव है और अहम चुनाव इसलिए है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में तमाम जो पार्टी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनना है। क्योंकि अभी जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनमें टिकट वितरण हुआ या फिर बागी नेताओं की नाराजगी हो, उसको लेकर के आला कमान की नजर में तमाम नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनना है। और आज हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस में टिकट वितरण ज्यादातर उनके हाथों से हुआ है। तो हम उसी में बात करेंगे क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का भी जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चर्चा हम लगातार कर रहे हैं नेताओं के रिपोर्ट कार्ड पे। हमने कैप्टन अजय सिंह यादव के रिपोर्ट कार्ड पे बात की, इससे पहले श्रुति चौधरी के पे बात की, तमाम लोगों पे। लेकिन क्योंकि फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दिया हुआ है, तो आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले परवीन राव जी, आपके पास आता हूं। देखिए, बीजेपी में टिकट वितरण हुआ, नेताओं की लगातार बगावत हुई, नाराजगी हुई, उनको गांव से खदेड़ा जा रहा है। तो क्या लगता है, नाराजगी है, उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो तमाम नेता है किस तरीके से? और ऐसे ही कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर के हाहाकार मचा। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दे दी गई, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को, श्रुति चौधरी नाराज है, और इसी तरीके से गुरुग्राम से और कहीं हिसार से भी। तो क्या लगता है, भूपेंद्र हुड्डा का भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा? आप किस तरीके से देखते हैं? पहले आप ही के पास आता हूं, फिर सुरेंद्र जी के पास आऊंगा। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, पिछले 15-20 साल से हरियाणा में राजनीति का क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है। जो आप ये बोल रहे हैं ना कि बगावत हो रही है, ये चल गया, वो हुआ है, नेता बगावत कर रहे हैं, टिकट काट रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, तो ये आप समझो कि इस सदी के शुरुआत से, मतलब कि 2000 की शुरुआत से जो चुनाव है, वहां से क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है। और वो क्षेत्रीय असंतुलन के लिए कुछ हम लोग भी जिम्मेवार हैं, और कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा थी कि जिनने लोभ लालच देके, लोग मिला के, झूठे सपने वादे करके, और ये उसमें कामयाब हो गए और क्षेत्रीय असंतुलन हो गया। अब बात करो आप, जो आप कह रहे हो हुड्डा साहब की, तो हुड्डा साहब का उदय 2000 के बाद में ही है। 2000 से पहले हुड्डा साहब को कोई नहीं जानता था, ना पूछता था, मात्र एक सांसद थे। 2002 के अंदर आपको याद होगा, आप रिवाड़ी आ गए थे उस वक्त, रिवाड़ी में एक कांग्रेस की रैली हुई थी। उसमें सोनिया गांधी जी आई थी, और उसमें सभी ने मिलकर, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए थे, शमशेर सिंह सूरजेवाला भी, सूरजेवाला जी के पिताजी होते थे, वो भी शामिल हुए थे। इन सब ने मिलकर राव इंद्रजीत सिंह को अपना वो बनाया था, उसका अध्यक्ष की भाई इनके हम संरक्षण में चुनाव लड़ेंगे और भजनलाल के खिलाफ लड़ेंगे। ये पहला मुहिम चला था यहाँ से कि भजनलाल के खिलाफ लड़ेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर लड़ेगी और एकजुटता दिखाएगी। अब उस एकजुटता के चक्कर में लोग तो साथ हो गए, और 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया हरियाणा का। उसमें हुआ क्या कि भजनलाल जी को गाय बगाए कर दिया। अब हुड्डा साहब ने उसके आने के बाद 2-3 साल तो सब कुछ ठीक चला, क्योंकि उस वक्त हुड्डा साहब को पैर जमाने थे। अब आप देखिए कि हुड्डा साहब के ये तंबू खड़ा करने में 3-4 बंबू थे, मिस्टर ओपी जिंदल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। ये 4-5 लोग थे, अहम मजबूत लोग थे, जो हुड्डा के साथ खड़े थे, हुड्डा को मुख्यमंत्री बनवाया। हुड्डा साहब ने 3-4 साल तो हिसाब से चले सब कुछ। उसके बाद में क्या हुआ आपके सामने, सभी कांग्रेस छुटवा दी इनने जो क्षेत्रीय यहाँ का जो भी नेतृत्व था ऊपर ने नहीं दिया। कप्तान साहब को अपने पाले में लिया है, 4-5 साल उनको लॉलीपॉप चुखाया, अपने साथ रखा, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरा लाडला भाई है। वो लाडले की ऐसी लाडला निमटाई कहानी, क्यों लाडला साहब टोरे अभी कहा है। तो मैं वही शॉर्टकट में आप जवाब दे, मैं यही पूछ रहा हूँ सर। शॉर्टकट में सर 5 मिनट तो लगेंगे ना, अब आप 1 मिनट का जवाब तो नहीं होगा, 5 मिनट तो लगेंगे बताने में। जी जी। चौधरी सुरेंद्र सिंह जिनने इनको बिठाया ऊपर,
आज उसकी बच्ची का और पत्नी के क्या हालात है, आप देख लो, आपके सामने ही हालात है। 6-7 साल से क्या हुई कदर कर रखी है, क्या हालात कर रखे हैं। जिंदल साहब के लड़के कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, अब वो बीजेपी में है, नवीन जिंदल जी। क्या हालात है उनके, देख लो आप हालात। और यही चीज अब जब उनने तो यहाँ का सारा हरियाणा का पैसा लूट के सारा करके रोहतक जिले में लगाया, 2-3 जिले अपने किए, और आज भी उसी पे अटके हुए हैं वो, कि मैं किसी तरीके से, मैं और मेरा लड़का और हरियाणा, हम ही चौधर, हमारी हमारी यहाँ से है, इनको किससे कोई मतलब नहीं है। बताओ मुझे मतलब है तो बताओ क्या है यहाँ से। जितने सीनियर लीडर थे आज क्या है, सब घर से बेघर कर रखे हैं। अहिरवाल में ये नेतृत्व का अभाव हो जाए तो कप्तान साहब को गौण कर दिया, उसको एक मतलब कि लॉलीपॉप चुखाने के लिए हीरो को, दान सिंह को टिकट दे दी कि नहीं भाई हम तो हीरो के साथ है, किसी कमजोर से हीरो को टिकट दो कि हार भी जाए तो कोई बात नहीं, तेरे पास रहेगा, जीत भी गया तूने बढ़ाया था, अगर अगली बार फिर टिकट मत दियो। तो ये नेतृत्व की इलाके खत्म करते चले गए हैं। और उसी परिपाटी पे खट्टर साहब ने अपनाया। 4 साल 3 साल ठीक चले, 3-4 साल के बाद सब भूल गए। खट्टर साहब का तंबू किन बंबू पे खड़ा था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कल ही नड्डा साहब चंडीगढ़ आए थे, पंचकुला, तो मनाने वालों की लिस्ट थी आज भास्कर में, बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी हुई है। ओपी धनखड़ जी नाराज है, कैप्टन अभिमन्यु नाराज है। अरे सारे तो 30 मार खा थे बीजेपी के, सारे ही से नाराज है। तो मैं कल बोल रहा था कि भाई खट्टर साहब का रिपोर्ट कार्ड आएगा, तो मैं इसमें कल क्या गलत बोल रहा था बताओ यहाँ से। ये तो आज अखबारों में छप रही, नड्डा साहब रिपोर्ट ले गए कल। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी को बढ़ाता है, मेहनत करता है, और किस तरीके से एक छतर राज करने की कोशिश की जाती है, सबको खुड्डे लेने लगाया जाता है। 20 साल में सर, पिछले 20 साल में दक्षिण हरियाणा ने जो भी यहाँ सरकार बनी है, कांग्रेस बनी है, सरकार बनी, तो उसको बनवाने में मेजर हाथ दक्षिण हरियाणा का था। बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार बनवाने में मेजर हाथ दक्षिण हरियाणा का था। अब पूछते हैं हम यहाँ से क्या किया, तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद नेताओं को कमजोर करते हैं। अब यहाँ के ही एक मेरे बीजेपी के सीनियर लीडर थे, 15-20 दिन पहले बात हुई थी, मैंने आपके चैनल में भी बताया था कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो अफसर सीएम साहब लगाते हैं, तो यहाँ तो राव साहब की मरोड़ निकालने के लिए लगाया हुआ है। भाई राव साहब की मरोड़ क्या निकालोगे, मरोड़ यही है ना कि जो यहाँ के काम है, जनता के काम ना हो, भ्रष्टाचार फैले, ठीक है जी, सब कुछ हो, यहाँ से बाद में कह दो भाई तुम्हारे सांसद ने काम नहीं करवाए, सांसद निकम्मा है, या यहाँ के जो नेता ये निकम्मे। क्या ये मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है? क्या वो पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री, पूरा स्टेट का है? दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, सबको जोड़ना मुझे पैनल में बड़ा लंबा हो जाएगा। सुरेंद्र जी, अब आप बताइए, आप महेंद्रगढ़ भिवानी में हैं, क्या लगता है रिपोर्ट कार्ड वहां भी तैयार हो रहा है? भाई होगा, बिल्कुल तमाम नेताओं का होगा। मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बोबी राव जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि 2000 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई जानता नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणवीर सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री को रोहतक लोकसभा के चुनाव में हराया था। पिछले 10 सालों के अंदर वो मुख्यमंत्री रहे, 2005 से लेकर के 14 तक। और पिछले 10 सालों में हरियाणा में, अब जैसे 19 के अंदर 30 एमएलए थे, 28 एमएलए आज भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हुए हैं। तो ये कहना कि भाई उनका कोई जानता नहीं था, मैं इस बात से सहमत नहीं। उनका जवाब ये था, कहना ये था, केंद्र की राजनीति में थे, स्टेट की राजनीति में 2005 के बाद जब सीएम बनाया भजन लाल को नकार करके, उसके बाद वो ज्यादा स्टेट की राजनीति में है ना, प्रदेश की राजनीति में कद तो बड़ा था, इसमें कोई दोराय नहीं है। मोहनलाल जी, भजन लाल जी 10-12 साल रहे, किसी के लिखन ये प्रजातंत्र है, और हाईकमान सोचता है किसके ऊपर विश्वास है, उसके हिसाब से ही। मेरा सवाल टिकट वितरण को लेकर के है। अब जितने उम्मीदवारों को टिकट दिलाई है, जिताने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किस पर है? हुड्डा पर है। तमाम नेताओं को दरकिनार कर दिया। रिपोर्ट कार्ड किसका तैयार होगा? आला कमान को जवाब देना, आला कमान ने फ्री हैंड दिया है। मोहनलाल जी बिल्कुल स्पष्ट है, हाईकमान ने देख लिया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की नैया को कोई पार लगा सकता है, तो वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और यही कारण है कि 10 सीटों में से एक तो आपके पास चलेगी गठबंधन में, और एक शैलजा को छोड़ करके 8 सीटें आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिकमेंडेशन के ऊपर आज मिली हुई है। और वो देंगे क्योंकि 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर इनके अंदर सीटें लूज होती है और कांग्रेस अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो आगे फिर उनके नेतृत्व में चुनाव के अंदर कांग्रेस को कई बार सोचना पड़ेगा। तो ये कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं वहां नहीं लग रहे,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी ताकत लगाई हुई है, और खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राव दान सिंह को, जैसे मैंने पहले की डिबेट में बताया था कि उसको अपना कहा भी मेरा छोटा भाई है, और उन्होंने भिवानी उनके रोड शो में भी रहे, भिवानी के अंदर जनसभा में भी वो मौजूद रहे, और अभी 5-4 दिन के बाद नांगल चौधरी में सुनने में आया है कि पायलट साहब के साथ सभा होनी है, उसमें भी हुड्डा साहब आएंगे। तो हुड्डा साहब सवाल सुरेंद्र जी, सवाल सीधा सीधा है, जो 8 टिकटें दिलाई है, कौन कौन सी चुनौती सीटें हैं जो जितानी है? गुड़गांव बड़ी है, राजबब्बर को टिकट दिलाई है, बड़ी चुनौती है जिताना राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले में। मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक है, 1 महीने पहले चुनौती थी, लेकिन आज पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है, मैंने पहले भी बताया था, कैप्टन अजय सिंह ने कहा था मेरा दम घुट रहा है, कांग्रेस के अंदर मैं टिकट के लिए आवेदन नहीं करूंगा, लेकिन जब राज बब्बर को टिकट दी तो उन्होंने कहा कि मैं टिकट का दावेदार था। तो पहले की परिस्थितियों में आज की में काफी अंतर आ गया। वो पुरानी बात है, लेकिन सवाल ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएंगे कांग्रेसी? कहीं घास के चक्कर में कपास खा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, हम तो जीते अपने, लहर आ गई है जी। ये सब राहुल गांधी की बदौलत है, लहर जो पद यात्रा की है, जो उन्होंने न्याय यात्रा की है। जी मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये राज बब्बर का जो आज देश के अंदर चर्चा चल रही है, जैसे जाट है वो इससे बीजेपी से नाराज है, मुस्लिम नाराज है, पंजाबी राज बब्बर है, वहां पर हरिजनों का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है, तो राज बब्बर भी धीरे धीरे उनका चुनाव का ग्राफ ऊपर उठ गया है। और वो भी आज की डेट में कितने नंबर आप हुड्डा को देते हैं रिपोर्ट कार्ड की, अगर हम आपसे बात कर ले तो? देखो नंबर तो 4 जून को पता लगेगा जब परिणाम आएंगे कि वो 8 सीटों में कितनी जिता पाते हैं। असली नंबर तो देखो 4 जून के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम हर छोटा बड़ा नेता राज बब्बर के साथ लगा है, क्या लग रहा है ऊपर से आदेश है, 25 का सवाल बन गया है कि सीट को जिताना है, हुड्डा के नंबर बनाने हैं। अगर सीट आते दोनों भिवानी महेंद्रगढ़ गुड़गांव, तो क्या बड़ा नुकसान हुड्डा को होगा? मोहनलाल जी कई लोग चर्चा करते हैं भाई दान सिंह और धर्मवीर दोनों हुड्डा साहब के आदमी हैं, वहां पर राव इंद्रजीत सिंह के प्रति भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन राजनीति में नहीं चलता। अगर ये सॉफ्ट कॉर्नर रहेंगे तो आगे 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, अगर इसमें से एक सीट भी अगर लूज होती है तो यहाँ पर मान लो दान सिंह कल को हारता है, वहां राज बब्बर हारता है, तो वो नहीं हारेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारेगा। मेरा कहने का मतलब लेकिन पिछली डिबेट में आपने कहा था भाई उनको अपना बेटा भी जिताना है, रोहतक से 19 में हार गया था, बड़ी चुनौती अपने बेटे दीपेंद्र के लिए है, कहीं कंप्रोमाइज अंदर खाते हो जाए, बोलो मेरा बेटा जीता और आप इधर जीत लो। कहने की बात है, अगर दीपेंद्र भी हार गया तो हरियाणा में 10 सीटें हार जाएंगे। आज नंबर 1 पे दीपेंद्र हुड्डा की सीट है कांग्रेस की। ये बातें है ना, कहने में बड़ा मुंह है, कोई कह दो ये हार जाएगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं है वहां पर एक्चुअल के अंदर। चलिए केशव जी को जोड़ लेता हूँ। केशव जी देखिए, दोनों को आपने सुन लिया, आपके खट्टर का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, इधर भूपेंद्र हुड्डा का भी हो रहा है, और कहें नायब सिंह सैनी जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उनके तो कहें कि शुरू से यानी कि किस तरीके से ग्रहण लगा थे कि पार्टी के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, 3 विधायक किस तरीके से, और खट्टर साहब रेवाड़ी आए, किस तरीके की भीड़ थी वो आपने देख ही लिया होगा। क्या लगता है रिपोर्ट कार्ड बड़ा नुकसान करेगा दोनों को? दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मोहनलाल जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में सर्व है आज की तारीख में, और भारतीय जनता पार्टी में जो रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, उनको एक बहुत बड़ा शीर्ष नेतृत्व काम करता है, संगठन इतना बड़ा है, हर चीज पे पैनी नजर रखता है वो। नंबर 2 आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 8 टिकटें दिलाई है, और बड़ा दावा करके मोहनलाल जी आपको बता दूं मैं, बोलिए फटाफट बोलिए, आप रुकते बहुत हैं, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। 2004 के अंदर जो मुख्यमंत्री हुए उस समय हरियाणा के कांग्रेस, उस समय हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उस समय जनार्दन द्विवेदी हरियाणा के प्रभारी होते थे, और हरियाणा के प्रभारी भी थे, तो एक उनका अपना जनरल था, वो पूरी रिपोर्ट कार्ड देते थे ऊपर। आपका लेकिन आज की तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 8 टिकटें दिलाई है, आज भी उनका जो खास तौर का विशेष कर ध्यान है, नहीं मैं तो, मेरा नेट तो बढ़िया चल रहा है मोहनलाल जी। हाँ तो करिए, कंटिन्यू करिए। वैसे बैठा हूँ, मेरी आवाज आपको आ भी नहीं क्लियर? जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह
भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्शन मोहनलाल जी हल्के में लड़ना नहीं चाहिए। आप ये समझे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत के बाहर निकल गए, उनके लिए बड़ी चुनौती है वो। ये क्लियर शीट आप कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहा है, लेकिन किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए मोहनलाल जी। अगर 4 तारीख को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में, अगर 2 सीटें आई कांग्रेस की, तो 0 नंबर मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आप नेट ठीक करिए। विनय जी के पास है। विनय जी 4 तारीख को उनका भविष्य खुले जा रहा है मोहनलाल जी। केशव जी आपका नेट सही नहीं आ रहा। विनय जी सवाल आपने सुन लिया, सबसे बड़ा हुड्डा का रिपोर्ट कार्ड क्या देखते हैं आप, क्योंकि चुनौती बड़ी है। हालांकि इस टाइम जैसे कहा जा रहा है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं, बोबी जी कह रहे हैं, केशव जी कह रहे हैं कि भाई सबका रिपोर्ट कार्ड बनना है, लेकिन अब चुनौती कांग्रेस के पाले में है। सीटें आपने दिला दी, जिनका कटवाना था, जिनको बैठाना था, खुटे लाइन लगाना था, लगा दिया। अलग कमान को क्या जवाब देंगे? मोहन जी देखिए, आप हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तब भी, अब पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री नहीं है तब भी कांग्रेस में उनका दबदबा रहा है लगातार हरियाणा में। ये बात उन्होंने अब भी साबित की है, इससे पहले भी साबित की है। अभी मेरे केशव भाई कह रहे थे कि मनोहर लाल जी तो ऊपर से गिफ्ट में भेजे हुए मुख्यमंत्री बने थे। अगर इतना उनका दबदबा होता तो वो 4.5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करते, पूरे 5 साल का कार्यकाल उनका करवाया जाता। उनकी एंटी इनकम्पेंसी की वजह से उनको बीच में हटाया गया, क्योंकि उनकी पार्टी के ही अधिकांश नेता उनसे नाराज थे। और अगर ये मान के चलिए मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता इस लोकसभा चुनाव से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के कई बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलविदा कहने वाले थे। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, बेशक चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है या किसी के निर्देश के ऊपर से काम हो रहा हो, ये एक सच्चाई है। अब बात रही चुनौतियों की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट तो दिलवा दी। ये हर पार्टी के अंदर होता है कि अपने प्रतिद्वंदी को, राजनीति में हमेशा 2 तरह की लड़ाई लड़नी होती है। एक लड़ाई तो होती है जो अपने ही पार्टी में रहकर अपने ही विरोधियों से जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ती है। दूसरी लड़ाई वो होती है जो विपक्ष के सामने जो प्रत्यक्ष दुश्मन हमें दिख रहा है, उससे एक लड़ाई। 2 राजनीति में लड़ाई हमेशा पैरेलल चलती है, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला परिषद हो आपकी, और चाहे लोकसभा हो। यही लड़ाई तो हमारे यहाँ रेवाड़ी में, गुड़गांव लोकसभा में चल रही है। रावत साहब को एक लड़ाई तो राजबब्बर से प्रत्यक्ष लड़नी पड़ रही है, और एक लड़ाई वो लड़नी पड़ रही है जो पार्टी में तो है मगर उनके साथ नहीं है, उनकी विचारधारा उनके साथ मेल नहीं खाती है। तो ये 2 लड़ाई पैरेलल है। अभी केशव भाई ने कहा अगर रोहतक की भी सीट ये खतरे में मानते हैं जिस तरह इनका अनुमान है, तो मैं ये 100% फिर ये मानने के लिए मजबूर इनको होना पड़ेगा, फिर तो गुड़गांव लोकसभा की सीट भी उसी लिहाज से 100% खतरे में है। तो ये जो सोच है ना, केवल एक पार्टी के प्रति रह करके ये अपना गुणगान कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगर जिस आदमी का जिस पार्टी से जहां लगाव होगा उसकी निष्ठा वहां रहेगी और उसका झुकाव भी उधर रहेगा। मगर असली सवाल है जनता क्या सोचती है, जनता उनका किस पार्टी को किस नजर से और आज की स्थिति में कहां खड़ा पाती है। आज की अगर परिस्थिति की बात करें तो कोई भी लोकसभा हो हरियाणा की, कांग्रेस हर जगह मजबूती से खड़ी है। इतना हो सकता है कहीं वो सीटें जीतेगी, कहीं सीटें हारेंगी, जीत का मार्जिन इस बार बहुत कम रहेगा, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। हुड्डा साहब ने अपने दुश्मनों को दरकिनार किया, पार्टी ने उनको ऊपर के नेतृत्व ने फ्री हैंड दिया, उसकी भी एक वजह थी। अगर फ्री हैंड उनको नहीं दिया जाता तो पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान इस लोकसभा चुनाव में इतनी बढ़ जाती, अब सब अपनी अपनी सीट के लिए प्रयास करते, दूसरे को हरियाणा में लगे रहते। जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में कई सीटों पर हो रहा है। कई बड़े लोकसभा के जो हमारे टिकट के टिकटार्थी हैं भाजपा से जो लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के भी 1-2 उनमें है, इन्होंने अपना गेम प्लान सेट कर रखा है, ऊपर लेवल पे इनकी सेटिंग हो गई है। आप मेरी सीट को निकलने दीजिए, मैं आपकी सीट को जीतने दूंगा। ये भी एक परिस्थिति है आज के समय में जो चल रही है। मगर ताजा रिपोर्ट जो आ रही है, कांग्रेस हाईकमान के पास जैसे जैसे रिपोर्ट पहुंच रही है, उन्होंने सबकी चूड़ी कसना शुरू कर दी है। ऊपर से साफ कहा गया है कि जिस विधानसभा के अंदर लोकसभा प्रत्याशी हार के जाएगा तो उस विधानसभा का कैंडिडेट अगर कांग्रेस के आने वाले समय में टिकट चाह रहा है तो उस पर मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अब आखिरी के अंदर आकर ये मजबूरी हो गई है कांग्रेस के प्रत्येक
विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं या जो टिकट की चाह रखते हैं या जिनकी राजनीति में महत्वाकांक्षा है, अब उनको कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये उनकी एक मजबूरी है जो अभी बीजेपी में नहीं हो पाया है। वजह क्या है? अगर बीजेपी में एक संगठन काम करता है, भारतीय जनता पार्टी में आप कितना भी प्रयास कर रहे हो टिकट के लिए, एन समय पर आपकी टिकट को कौन कटवा दे और किसके आशीर्वाद से आप साइड लाइन लग जाओ, ये कभी नहीं कहा जा सकता। जिसका ताजा तरीन उदाहरण आपने पिछले समय में हरियाणा में बहुत सी सीटों को पर देखा था, जिसमें रेवाड़ी विधानसभा भी एक है। मेरा एक सवाल है, देखिए अगर राव इंद्रजीत सिंह को हुड्डा अपने साथ रखते, मान सम्मान रखते, 2014 में राव इंद्रजीत सिंह छोड़ के नहीं जाते, अब कप्तान को खुद लेन, अहीरवाल के नेताओं को क्या लगता है धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से दरकिनार किया जा रहा है? कैप्टन की टिकट कटना, उधर दान सिंह को टिकट दिलाना, सुरती को खुद लेन लगाना, ये तमाम चीजें, चौधरी वीरेंद्र आए, उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं उनको टिकट मिल पाई? ये तमाम चीजें है ना, कि क्या वो लोग मन से कर पाएंगे अब उम्मीदवारों की मदद, या उनको अपना भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, अपनी मर्जी से आए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था जिसने चौधरी वीरेंद्र सिंह अब पार्टी छोड़कर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उनके भी पलायन की तैयारी थी अगर 10-15 दिन और निकल जाते तो। इसीलिए जल्दबाजी में आनन फानन में उन्हीं के टिकटों की घोषणा जल्दी की गई ताकि वो पार्टी को ना छोड़े। आनन फानन में जल्दी उन्हीं की टिकट घोषणा की गई ताकि वो पार्टी को ना छोड़े। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप मान के चलिए, वरना आप सबसे पहले उन टिकटों की घोषणा कर रहे हैं जो कांग्रेस से पलायन करके भाजपा में आए थे, तो आपको कहीं ना कहीं चीज का डर था अब चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र के जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो अब ये सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के फिर से कांग्रेस में चले जाए, भाजपा को कैंडिडेट ढूंढने पड़े। तब तक तो कांग्रेस का ऐसा माहौल नहीं था ना, लोग लड़ने से कतरा रहे थे। मोहन जी, लोग हरियाणा के चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव से भी अटैच करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे विधानसभा के चुनाव जल्दी 6-7 महीने बाद होने वाले हैं, तो यहाँ की और स्टेट से परिस्थिति अलग है। जिन प्रदेशों में अभी रिसेंटली विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, वहां का परिस्थिति, नेताओं की सोच विचारधारा अलग मिलेगी और यहाँ के नेताओं की अलग मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ विधानसभा के चुनाव अभी होने हैं। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहता है या कांग्रेस से चाहता है, वो अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहेगा ताकि आगे टिकट के लिए मेरी दावेदारी। सवाल ये है, आज की डेट में हुड्डा के रिपोर्ट कार्ड को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अभी आएगा तो चुनाव परिणाम के बाद तमाम कैंडिडेट उतार दिए, जिनको किनारे लगाना था लगा दिया, तमाम राजनीति उथल पुथल हो रही है, लेकिन तमाम जो कहें कि हुड्डा समर्थक है या जो आगे टिकट के दावेदार है, बहुत सारे नाम हम किसके लिए, क्योंकि मैं कल बावल गया, तमाम हर छोटा बड़ा नेता बावल से जो टिकट की चाह रखता है, रेवाड़ी से चाह रखता है, तमाम नेता लगे हुए हैं। क्या वो रिपोर्ट कार्ड को बेहतर बना पाएंगे? और आज हुड्डा का रिपोर्ट कार्ड कहां देखते हैं आप? पिछले 10 सालों के अनुपात में इस बार हुड्डा साहब का रिपोर्ट कार्ड पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि इसकी एक वजह है कि हुड्डा साहब को जो फ्री हैंड दिया गया, उसकी वजह से फ्री हैंड मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति है वो अच्छे से काम कर पाता है, जब उसके बीच में टिकट और टिप्पणी नहीं हो पाती है। दूसरा, जब फ्री हैंड मिल गया, उन्होंने टिकटें अपनी मर्जी के हिसाब से दी। अब जो नाराज होने के कगार पे थे, उन नाराज होने वाले विधायक के जो दावेदार थे, उन सबको हाईकमान की तरफ से आदेश दिलवा दिया गया, उनको राजी करने के लिए आगे समझा दिया गया। अब चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा से उस सीट पे भेजे या उनके बेटे को आगे विधानसभा की टिकट देकर सरकार आए तो उनको बड़ा पद दे के मंत्रालय दे, इस तरह की सेटलमेंट कांग्रेस के अंदर अंदरूनी रूप से हो गई है बहुत पहले। लेकिन कांग्रेस आला कमाने एक और मैसेज भी तो दिया होगा, भाई आप सबको साथ लेके चलो, नाराज मत करो, बड़ी मुश्किल से। मैं उसी बात पे आ रहा था मोहन जी, उसी बात पे आ रहा था। इसके लिए आगे से हाईकमान से आदेश आया है, अब जो विधानसभा के कैंडिडेट हैं, अगर उनकी विधानसभा में जिसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, जिसकी कार्यशैली ठीक रहेगी, जिसका रिपोर्ट कार्ड ऊपर ठीक जाएगा, वो ही विधानसभा में आगे टिकट के लिए दावेदार रहेंगे, वरना टिकटें काटी जा सकती हैं। जैसा आपने देखा, कांग्रेस बड़े कड़े स्टैंड के ऊपर निर्णय लेने लग गई। राहुल जी ने जिस तरह सरकार गिरा की एक स्टेट में बात हुई थी और 3 वहां के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी सरकार के खिलाफ, उनको तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया, तो उन्होंने माफीनामा भी दिया, मगर नहीं। अब उस स्थिति को देखते हुए अब जो नया जो युवा यूथ कांग्रेस में आया है, जिनकी पकड़ है, जो पुराने जो आलसी नेता थे ना, जो केवल सीट पर बैठकर केवल सत्ता सुख भोगना चाह रहे थे, उनको धीरे धीरे करके कुछ तो भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिला ले गई है और कुछ को कांग्रेस ने धीरे धीरे करके साइड में कर दिया है। चलिए सुरेंद्र जी, आप अगली उठा रहे थे, मैं एक सवाल कर लूं आपसे, क्या जो चुनौती
तमाम जिन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है, हुड्डा को भी एक मैसेज दिया होगा, भाई आप तमाम लोगों को कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने भी, तमाम नेताओं को आप साथ लेके चलो, किसी को नाराज मत करो, तमाम चीजें आगे विधानसभा चुनाव में लड़ना है, अगर सरकार आएगी, गांव बसेगा तो सबको फायदा मिलेगा, एक बार सत्ता में आप आओ। तो लगता है हुड्डा को भी चाहिए कि तमाम नेताओं को अपने साथ लेके चले, चाहे टिकट कटने से नाराजगी उनको राजी करे किसी भी तरीके से, चाहे कैप्टन को मनाए, चाहे श्रुति चौधरी को मनाए, चाहे चौधरी वीरेंद्र को मनाए। मोहनलाल जी, जिस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, तो जनता ने है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिपोर्ट कार्ड को 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं। और अभी विनय राव जी कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा कद है, और जो जैसे अभी यहाँ पर कह रहे थे भाई किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी टिकट कटने से नाराज हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल उनकी बेटी श्रुति चौधरी जिला महेंद्रगढ़ में आई थी और यहाँ कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया उन्होंने। सुरेंद्र जी सारे कर रहे, बात होती है अंदर खाने मन से, राजनीति है ये, करना कुछ है, दिखाना कुछ है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंदर खाते क्या होगा जब वो उनके सारे आदमी मीटिंग करवा रहे हैं। कल दान सिंह की यहाँ पर मीटिंग हुई है, तो उसमें जो किरण चौधरी के सबसे खास लोग थे वो उनकी मीटिंग करवा रहे हैं अपने वहां पर। अब अंदर खाने क्या होता है ये तो किसी के नहीं लिखा हुआ, लेकिन जनता का जोश, मैंने पहले भी कहा था, दान सिंह के उस नामांकन सभा के अंदर युवा नाच रहे थे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरे हवा का रुख बदलते यही हाल बीजेपी का हमने देखा 14-19 में, एक एक कार्यकर्ता थे, आज वो नजर कहाँ नहीं आ रहे, आज क्यों नजर नहीं आ रहे? 10 साल के अंदर इन्होंने जो जुमले फेंके थे, मैं समय नहीं लेना चाहता, वो 15 लाख रुपए, सबसे बड़ा देश में नोटबंदी का घोटाला, कल को केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, घोटाले निकलेंगे बीजेपी के कि इनको पिंड छुटाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए केसर जी, बड़े घोटाले निकलेंगे, आपके पिंड छुटने मुश्किल हो जाएंगे। केसर जी आपका नेट नहीं आ रहा आज, लगता है आपका। केसर जी, मोहनलाल जी, ये सब बातें कहने की है। अरे आप मेरे को, आप ये जनता ने डिसाइड कर रहे हैं मोहनलाल जी, जनता ने। मैं कह रहा हूं मोहनलाल जी, ये जनता ने डिसाइड करना है। और 4 आज आपका नेट काम नहीं कर रहा। आपसे मैं कह रहा हूं, जो आंकड़े में आपको बता रहा हूं, हम 400 पार की तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से अग्रसर है, और 4 जून को इसके खिलाफ नतीजे आएंगे, जनता डिसाइड करेगी मोहनलाल। चलिए बोबी राव जी, वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार करिए मोहनलाल जी, 4 जून का। बोबी राव जी बता देंगे, राव समर्थक हैं। सर 400 तो नहीं पहुंचते, 400 तो सवाल ही पता नहीं है। कितना कहने की बातें हैं, चलो ये उत्साह भरने के लिए होगा, वर्करों में उत्साह। और हमारे केशव भाई जैसे नादान समर्थक हैं जिनका उत्साह अति उत्साहित रहते हैं, या केसर जी का भी झंडा बदल जाएगा 4 जून के बाद? नहीं, झंडा तो अब इनकी मर्जी है, क्या रखे क्या नहीं रखे, मगर 400 का जो नारा दिया है वो सिर्फ नारा ही रहेगा। 400 सीट नहीं आती है, तो ऐसे 400 हरियाणा में 10 सीटों पे कौन पानी फेरेगा? हुड्डा फेरेंगे, क्योंकि हुड्डा को फ्री हैंड है, कमांड दे रखी है। सर बात यह है कि इलेक्शन 1 to 1 है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने, जो चौटाला साहब हरियाणा में एक मजबूत स्तंभ हुआ करते, तो उनका परिवार तितर बितर कर दिया, उनने खंडेर दिया। तो कांग्रेस के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। अब लोग इकट्ठा वोट डालेंगे तो कांग्रेस को जाएगा, वो भाई परिवार टूट गया तो अब वो उतनी मजबूती उस परिवार में नहीं रही है, तो ये फायदा होगा कांग्रेस को। एक जैसे बात आ रही है कि राव से अंदर खाते हुड्डा की सेटिंग हो गई है, जैसे भी आपने शुरू में कहा कि पुराने याराना है, कहीं ऐसा तो नहीं है? बोलो रोहतक में आप कर दो, रेवाड़ी में आप ले लो, ये तमाम चीजें जो कैश पे, आपको लगता है कुछ ऐसा है या कोई? सर हुड्डा साहब की मंशा दक्षिण हरियाणा में कोई स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की रहने की नहीं है। ये तो एक कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब खुद नहीं चाहते कि इंद्रजीत सिंह राजनीति करे, ना खट्टर साहब चाहते राजनीति करे। ये लोग चाहते हैं कि दक्षिण हरियाणा तितर बितर रहे, दक्षिण हरियाणा में कोई लीडर ना पनप पाए, कोई बड़ा लीडर ना बन पाए। क्योंकि आप ये देखो कि हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री का उसी पार्टी का बनेगा जहां पे दक्षिण हरियाणा उनको साथ देगा।
लेकिन यहाँ एक मेरा बड़ा सवाल आपसे, आपको नहीं लगता दक्षिण हरियाणा के नेता भी गलती कर बैठते हैं? राव को भी जैसे मुख्यमंत्री भाजपा ने बदला, राव थोड़ा सा कदम उठाते तो हुड्डा के बरोबर में एक कद आ जाता, राव इंद्रजीत सिंह का मुख्यमंत्री बन जाते, दबाव पड़ता थोड़ा सा। मोहनलाल जी, राव को कदम क्या उठाना था? अब नहीं, राव हम अपना हक मांगने में पीछे रह जाते ना भाई, हक मांगने में। हुड्डा देखिए, हुड्डा ने हुक एंड पुक पे तमाम चीजें करी, टिकट अपने हाथ में फ्री हैंड लिया, तो राव अपनी ताकत दिखा देते। कमाल कर रहे हैं आप। अब ताकत दिखाने वाली बात मैं आपको बता तो रहा हूं ना, कि अब आप देखिए पिछले 3 साल से एक मुहिम चल रही थी राव के खिलाफ। एक मुहिम क्या चल रखी थी कि यहाँ से सुधा यादव एक बार सांसद बनी है बीजेपी की, वो जब भी यह आती, अब यहाँ पे एम्स का एक जो बाद में कहते हैं मैं झूठ बोल गया, यहाँ पे एम्स का शिलान्यास का वादा करने गए थे खट्टर साहब, गले में डाल दिया राव साहब के कि मैं राव साहब नहीं चाहते। राव साहब ने कहा एम्स बनाओ, तो खट्टर साहब कहते हैं मैंने कहा ही नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। अरे मुंह से निकल गया, तेरे मुंह से और कुछ नहीं निकला, एम्स क्यों निकला? अब राव साहब ने अपनी एम्स के लिए पूरी ताकत लगा दी। अब उस एम्स को रोकने के लिए सरकारी जमीन थी, वो पहाड़ की जमीन डिक्लेयर करवा दी। अरे खट्टर साहब की नियत होती तो फॉरेस्ट लैंड करती ना, उसको क्या फॉरेस्ट लैंड को क्या सरकारी प्रोजेक्ट में क्या कभी वो कन्वर्ट नहीं हुई है? क्या नहीं होने दिया? फिर उसके बाद में सुधार का बयान दिलवा रहे हैं कि पैरवी नहीं हो रही, पैरवी करने का तरीका नहीं आता। पैरवी हम कहते हैं, अरविंद जैसा अदना सा एक चेयरमैन वो बयान दे रहा है कि पैरवी करनी नहीं आती। अच्छा, तू जिंदगी में कहीं विधायक नहीं बना, तू आज बताया कैसे कैसे पैरवी करेंगे राव साहब को, जो कि 5 बार के सांसद है और जो कि 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों से बयान दिलवा, ये तो आपको लगता है बोबी जी आपको लगता है अहीरवाल के नेताओं का ये बिखराव नुकसान करता है कि एकजुट होने चाहिए अपने हकों के लिए, तमाम नेता आवाज उठाते, तमाम एक मंच के ऊपर होते, एक ताकत के साथ बात करते, तो इस तरीके से नहीं होता? सर प्रॉब्लम क्या है, अहीरवाल में लालच है। अहीरवाल में लालच क्या है कि कुछ लालची लोगों को ये बड़े नेता लोग दूसरी पार्टी के पकड़ लेते हैं कि यहाँ का नेतृत्व तो कमजोर, हम कैसे करें। अब ये तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो वोटर है, उन्हें देखना है कि हमें अपना यहाँ का नेतृत्व मजबूत रखना है या नहीं रखना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का भाई नेतृत्व मजबूत रहे, तो हमें राव इंद्रजीत सिंह को बहुत भारी वोटों से जिता के भेजना पड़ेगा, जो कि दोनों पार्टी को सबक मिले। बोबी राव जी या मेरी आपसे मैचिंग नहीं बैठती। अरे भाई जिता के तो भेजा ही है अहीरवाल ने, अब कांग्रेस में था जब जिताया, बीजेपी में थे तब जिताया, लेकिन एक चीज होती है ना, राव को भी तो बड़ा दिल दिखा करके सबको साथ लेके चलना चाहिए भाई, आगे पनपने दो राजनीति में, आप नेता पैदा नहीं होने दोगे। मोहनलाल जी किसको साथ लेके नहीं चले? क्या आप समझ सकते हैं सीताराम सिंगला का लड़का वो गुड़गांव से एमएलए बन सकता था क्या? क्या आप समझते हैं कि सत्यप्रकाश जोरावता एमएलए बन सकता था क्या? क्या आप समझते हैं कि लक्ष्मण सिंह यादव एमएलए बनने की हैसियत रखता है क्या? अपना सगा भाई कोसड़ी से हरवा दिया। क्या आप समझते हैं कि सीताराम अटेली से, जो कि एक नॉर्मल से संघ के कार्यकर्ता है थे, क्या वो एमएलए बन सकते थे क्या? मुझे आप बताइए किसको नहीं बनवाया राव साहब ने? लेकिन आप इतनी बातें, अरे आप इतनी बातें करते, राव को ये चीजें भाषण में बोलनी चाहिए, बताना चाहिए मैं डेडिकेटेड पार्टी के लिए, लेकिन उनके विरोधी तो आज भी कहते हैं पार्टी में नहीं सेट हो पाए, मन नहीं लग रहा है उनका, उदास है पार्टी में। सर सुनिए, राजनीति में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं पढ़े लिखे रिफाइंड लोग, और एक होते हैं पढ़े लिखे गंवार लोग। राव साहब पढ़े लिखे रिफाइंड लोगों की श्रेणी में आते हैं। वो कभी भी आपने देखा होगा कि आज राज बब्बर भी आ गए, विपक्ष का कोई भी नेता हो, राव साहब कभी किसी के बारे में छोटा वाक्य, छोटा शब्द, किसी प्रकार का कोई भी टिप्पणी व्यक्त नहीं करते। कभी किया तो बताओ मुझे उनके। चलिए बिल्कुल ठीक बात है, नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। राव का हमेशा सदा हुआ। विनय जी समापन करेंगे, मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसे अहीरवाल के नेताओं को खुद लेन लगा दिया गया तो हम तो फिर एक तरीके से अनाथ हो जाएंगे, सारी चौधर ऊपर ही चली जाएगी, सबका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया बन जाएगा, हमारे यहाँ का नेताओं का भी तो रिपोर्ट कार्ड बढ़िया बने ना। राव को 5 बार जिताया, नो डाउट इसके अंदर। नहीं मोहन जी, मैं बात मानता हूँ, दक्षिणी हरियाणा के साथ हर एक पार्टी भेदभाव करती आ रही है। मैं इस बॉबी भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ। इसमें बोलो एक चीज बताइए, इस भेदभाव के लिए जिम्मेदार भी तो हम ही लोग हैं। बॉबी भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही, यहाँ महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हो रही किसी की भी, यहाँ के नेताओं की। अरे महत्वाकांक्षा तो हमारे जो सबसे बड़े नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उनकी भी तो खत्म नहीं हो रही। वो क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाकर अपना एक अगुवाई करके सबसे मीटिंग करके बात करके उनको साथ लेके चलने का दम रखते?
वो भी तो केवल यही चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा नेता यहाँ पैदा ना हो जो मेरे समकक्ष हो सके, उसके वहां लोगों की भीड़ जुटने लग जाए, मेरे यहाँ ना लगे। सबका यही सोच है। अगर वो साथ लेके चलना चाहते तो जब कांग्रेस छोड़ के गए उस टाइम अपने साथ और जो कांग्रेस के नेता थे उनको साथ लेके क्यों नहीं गए? और अगर वो बीजेपी में थे, बॉबी भाई ने कहीं अपने भाई को हरवा दिया, भाई को नहीं हरवा है, कांग्रेस के विरोध की लहर थी और उनके भाई का नकारापन, जो कभी विधानसभा में गए ही नहीं, लोगों के बीच में रहे ही नहीं, उस वजह से वो हारे थे। ये फैक्ट बात, सच्चाई बात है। वो केवल लहर में चलिए हम इसको डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन मेरा सवाल फिर हुड्डा पर आता है, क्योंकि हम जो डिबेट में बैठे हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया बनेगा तो क्या हमारे नेताओं का, यहाँ के लोगों को रिपोर्ट कार्ड में दिक्कत आएगी? कैसे अपना रिपोर्ट कार्ड बढ़िया बना पाएंगे? विनय जी आप ही के पास और प्रमांत में। मोहन जी, कांग्रेस की सरकार, अब आने वाले समय में लोग बदलाव परिवर्तन चाह रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से ये लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी विधानसभा में, और जितने भी विधानसभा के कैंडिडेट हैं उनको अगर टिकट की दावेदारी करनी है तो उनको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ेगा बढ़िया। और जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा रखेंगे तो हुड्डा साहब का अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही अच्छा बन जाएगा कांग्रेस के अंदर, जब यहाँ से लोग वोटें मिलेंगी और लोकसभा के कैंडिडेट को जीत कराएंगे। कैसे प्रूव करेंगे कि हुड्डा का रिपोर्ट कार्ड बढ़िया, कि हुड्डा ने यहाँ से जिताया राज बब्बर को? मोहन जी, जिसके अगुवाई में, जिसके नेतृत्व में काम होता है, रिपोर्ट कार्ड हमेशा उसी का ही बढ़िया गिना जाता है। अब राव इंद्रजीत सिंह के लिए कितने भी वर्कर लग रहे हो, कितने भी टिकट के दावेदार एमएलए के लग रहे हो, जीत के राव इंद्रजीत ऊपर जाएंगे तो रिपोर्ट कार्ड इंद्रजीत का ही बढ़िया बनेगा ऊपर। तो इंद्रजीत की नजर में तो उसके अपने कार्यकर्ता का रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, तो पार्टी हाईकमान की नजर में तो हुड्डा ने जब टिकटें दिलवाई है, एक फ्री हैंड उनको दिया है, तो हरियाणा का जो भी रिजल्ट आएगा कांग्रेस के लिए उसमें रिपोर्ट कार्ड हुड्डा साहब का ही बढ़िया बनेगा। और विधानसभा वाइज जब लिस्ट संभाली जाएगी तो उस विधानसभा से किसने किसको मदद की, कितनी वोटें दिलवाई, कोई विधायक का रिपोर्ट कार्ड। विधानसभा में जो टिकट के दावेदार है वो पानी की तरह पसीना बहा रहे हैं ऐसी चिलचिलाती गर्मी में, उनको किस तरीके से देखते हैं? ये तो एक प्रोसेस है। बड़े कार्यकर्ता और छोटे कार्यकर्ता, जिसकी जो जिम्मेदारी होगी, अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से तो उसे कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और ये पार्टी के ऊपर वाले नेताओं का दायित्व बनता है कि वो इस चीज पर नजर रखे, ध्यान रखे कौन किस कार्यशैली से काम कर रहा है। ये दिक्कत आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी चल रही है। जिस तरह परवीन भाई जी ने कही थी, अगर मोती चौक पे जो मीटिंग रैली हुई वो रैली नहीं थी, वो एक मीटिंग थी, तो वो जो सामान्य सत्ता नहीं, सच्चाई की बात है, उसमें कोई हंसने की बात नहीं है। और वो केवल एक औपचारिकता पूरी की गई थी ऊपर पार्टी को दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र जी 30 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड का समय में समापन करूंगा, क्यों आज के समय कम मिले, नेट बेकार है उनका। उनके रिपोर्ट कार्ड की बात करें, जनता ने रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, 4 जून को आप बता देंगे। हरियाणा के अंदर मुझे लगता है क्लीन स्वीप होने जा रहा है। 10 जैसे बात करें 11 सीटें अंदर मुख्यमंत्री भी चुनाव हार रहे हैं। अरे तो कार्ड जनता, अरे कहीं मुगाल तो ना हो जाए भाई। केशव जी वो तो 10 में से 11 दे रहे हैं, सुरेंद्र जी ने बताओ, कमाल की बात कर रहे हो आप। अरे भाई आप मेरी बात 10 में से 12 दे रहे हैं। मोहनलाल जी हमेशा मैं आपकी डिबेट में कहता आया हूँ, सिर्फ 4 जून का इंतजार कर लीजिए, 4 दिन बाकी नहीं है, सिर्फ 15 दिन ही बाकी है। लोगों को अचंभित कर देंगे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है हरियाणा से। अच्छा, सिर्फ एक सीट की बात करें, एक सीट की। कौन सी? कांग्रेस सिर्फ एक सीट में हैवी चल रही है मोहनलाल जी। कौन सी? बाकी अरे कौन सी बोल रही है? आपका नेट बढ़िया नहीं आ रहा है आज। चलिए एक सीट देवेंद्र, चलिए आप ही की पार्टी की समस्या का राव के, अरे भैया राव के समस्या का बॉबी राव जी 30 सेकंड में अंत कर देंगे। क्या वो तो कह रहे हैं, बोला सबका सुपड़ा साफ है, एक ही सीट आएगी कांग्रेस की। नहीं सर, देखो इसमें गलत बात है। ये 10 की 10 सीट पे फाइट है। अब वो फाइट कितनी, भाई कौन किसको जीत में बदल पाता है, ये डिपेंड उस चीज पे है। जिस भी कैंडिडेट के वर्कर स्ट्रांग होंगे, पार्टी के अलावा उसके वर्कर स्ट्रांग होंगे, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। वर्कर स्ट्रांग होंगे। विनय जी 30 सेकंड। बिल्कुल बॉबी भाई की बात से सहमत हूँ। 10 की 10 सीटें आज के समय में बड़ी तगड़ी फाइट में है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये फासला जो जीत हार का था बहुत कम होता जा रहा है मोहन जी, क्योंकि जहां आप किसी भी लोकसभा में जाइए,
वहां के हर एक पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर इस समय कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में थी, तो उन लोगों ने जो 10 साल का वनवास काटा है उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा जोश में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर 10 साल से सत्ता में थे, वो थोड़े आलसी रूप में है। बिल्कुल, देखिए 10 साल से सत्ता से बाहर थे, कांग्रेस के नेता पसीना बहा रहे हैं और बीजेपी में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, उसका नजारा है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड तमाम नेताओं का बनना है, हुड्डा का भी बनना है, राव साहब का भी बनना है, तमाम लोगों का बनना है, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर का भी बनना है, नारायण सिंह सैनी का भी बनना है। तो तमाम बार बार हवा का रुख बदलेगा और इसी तरीके से हम आपको चर्चा दिखाते रहेंगे। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन चलते चलते लोगों से अपील कर देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चुनावी हवा का रुख जानने के लिए इसी तरीके से हमारी चर्चा को आप देखते रहिए। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।